नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। संयुक्त अरब अमीरात में के दुबई शहर में COP28 आज से शुरू। प्रधानमंत्री ने अब से थोड़ी देर पहले दुबई रवाना होने से पहले संकेत दिया कि जलवायु परिवर्तन से पीड़ित देशों के लिए आवाज बन सकता है भारत। प्रधानमंत्री शुक्रवार को दुबई में जलवायु परिवर्तन पर COP28 सम्मेलन को करेंगे संबोधित। भारत के एजेंडे में शामिल क्लाइमेट फाइनेंस समेत अन्य मुद्दों पर होगी न्यूज नाइट में विस्तार से चर्चा। देश में जातिगत जनगणना को लेकर उठ रही मांगों के बीच पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, युवा, महिला और किसान। विकसित भारत का संकल्प इन्हीं 4 अमृत स्तंभों पर टिका है। होगी चर्चा जातिगत जनगणना बनाम देश का गरीब, युवा, महिला और किसान। इसी के साथ देश, दुनिया और खेल की भी होंगी खबरें। मैं हूं ऋतु वर्मा। न्यूज नाइट में शुरुआत करेंगे अभी तक की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दुबई में जलवायु परिवर्तन पर COP28 सम्मेलन को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री ने विकासशील दुनिया के प्रयासों को पर्याप्त जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर दिया जोर। प्रधानमंत्री ने कहा विकसित भारत का संकल्प 4 अमृत स्तंभों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर टिका। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लाभार्थियों से की बात। कहा देश में अब होंगे 25,000 जन औषधि केंद्र। पीएम मोदी ने महिला किसान ड्रोन केंद्र का किया शुभारंभ। कहा कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक से महिला सशक्तिकरण को मिलेगी नई धार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला के तहत विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा देशवासियों को ईज ऑफ लिविंग होनी चाहिए सर्वोच्च प्राथमिकता। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न। सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद। 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने किए कई बड़े फैसले। सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए के पूंजी अधिग्रहण प्रस्तावों को दी मंजूरी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 98% घरेलू उद्योगों से की जाएगी खरीद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में उच्च स्तरीय समिति ने उत्तराखंड में जोशीमठ की रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए 1658 करोड़ रुपए से अधिक की योजना को दी मंजूरी। रिकवरी योजना को 3 वर्षों में किया जाएगा लागू। और चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए जीडीपी आंकड़े जारी। जुलाई सितंबर अवधि में देश की विकास दर रही 7.6%। स्टार्ट परफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने दर्ज की करीब 14% की बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री मोदी विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम संयुक्त अरब अमीरात की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है, जो जलवायु कार्रवाई के क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। अपने सभ्यतागत लोकाचार को ध्यान में रखते हुए भारत ने सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाते हुए भी जलवायु कार्रवाई पर हमेशा जोर दिया है। हमारी G20 अध्यक्षता के दौरान जलवायु हमारी प्राथमिकता में प्रमुख रही थी। नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में जलवायु कार्रवाई और सतत विकास पर कई ठोस कदम शामिल किए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि COP28 इन मुद्दों पर आम सहमति को आगे बढ़ाएगा। COP28 पेरिस समझौते के तहत हुई प्रगति की समीक्षा करने और जलवायु कार्रवाई पर भविष्य की कार्यप्रणाली के लिए एक रास्ता तैयार करने का भी अवसर प्रदान करेगा। भारत द्वारा आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देशों ने समानता, जलवायु न्याय और साझा परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ साथ
अनुकूल पर अधिक ध्यान देने के सिद्धांतों के आधार पर जलवायु कार्रवाई की आवश्यकता की बात कही थी। ये महत्वपूर्ण है कि विकासशील दुनिया के प्रयासों को पर्याप्त जलवायु वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ समर्थन दिया जाए। सतत विकास हासिल करने के लिए उनके पास न्याय संगत कार्बन और विकास तक पहुंच होनी चाहिए। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने अपने डिपार्चर स्टेटमेंट में लिखी हैं और उन्होंने कहा कि जब जलवायु कार्रवाई की बात आती है तो भारत ने हमेशा इसे आगे बढ़ाया है। नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, नवीकरण ऊर्जा संरक्षण, मिशन लाइफ जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भारत की उपलब्धियां धरती माता के प्रति हमारे लोगों की प्रतिबद्धता का प्रमाण देती हैं। मैं जलवायु वित्त, ग्रीन क्रेडिट पहल और लीड आईटी सहित विशेष कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। मैं दुबई में मौजूद कुछ अन्य राजनेताओं से मिलने और वैश्विक जलवायु कार्रवाई में तेजी लाने के तरीकों पर चर्चा करने के अवसर की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रधानमंत्री ने दुबई रवाना होने से पहले इन बातों को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 के विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए दुबई रवाना हो चुके हैं। उन्होंने एक्स पर इससे जुड़ी सूचना साझा करते हुए लिखा कि दुबई के लिए रवाना हो रहा हूं, जहां COP28 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लूंगा। ये मंच जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने और सतत विकास को आगे बढ़ाने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण विचार विमर्श का साक्षी बनेगा। इस दौरान मैं शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त विभिन्न विश्व नेताओं के साथ संवाद भी करूंगा। और जलवायु परिवर्तन से दुनिया जूझ रही है और इस पर लगाम लगाना अब दुनिया के लिए एक बड़ी आवश्यकता बन गया है। जलवायु परिवर्तन को लेकर यूएई के दुबई शहर में COP28 सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। क्लीन एनर्जी के लिए क्लाइमेट फाइनेंस पर चर्चा तेज हो सकती है। जलवायु परिवर्तन पर अपनी चिंताओं के साथ ही भारत ने COP के हर मंच से विकासशील देशों के लिए एनर्जी ट्रांजिशन और अडेप्टेशन में आ रही मुश्किलों के समाधान ढूंढने पर हमेशा जोर दिया है। यही कारण है कि भारत के एजेंडे में क्लाइमेट फाइनेंस भी है। बढ़ते जलवायु संकट से निपटने के आह्वान के साथ COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन को शुक्रवार को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी दुबई में 3 उच्च स्तरीय कार्यक्रमों में भाग लेंगे। हरित ऋण पहल भारत और संयुक्त अरब अमीरात की संयुक्त मेजबानी में पहला उच्च स्तरीय कार्यक्रम होगा। ऊर्जा स्रोतों के बदलाव से संबंधित दूसरा कार्यक्रम लीड IT2 भारत और स्वीडन की संयुक्त मेजबानी में होगा। भारत और स्वीडन ने वर्ष 2019 में न्यूयॉर्क में जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। विदेश सचिव ने कहा कि पीएम मोदी जलवायु वित्त के एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भी भाग लेंगे। In terms of Prime Minister's participation at the COP28, Honorable Prime Minister will deliver his address at the opening session of the World Climate Action Summit. Besides his address to the COP28, Prime Minister will also be participating in 3 high-level side events, of which 2 are being co-hosted by India. विदेश सचिव ने कहा कि भारत को आशा है कि इस शिखर सम्मेलन में जलवायु वित्त के बारे में एक स्पष्ट कार्य योजना पर सहमति बनेगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री विश्व के अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। The first high-level event, which is being co-hosted by India and the UAE, is the launch of Green Credits Initiative. The Green Credits Initiative is based on the Green Credit Program, which was notified by the Ministry of Environment in October this year, and basically envisions the issue of green credits for plantations on waste and degraded lands and the river catchment areas in order to restore their vitality. दुबई में भारत के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP28 के अध्यक्ष डॉक्टर सुल्तान अल जबेर से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की।
भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को दुबई में COP28 पर भारत मंडप का उद्घाटन किया। इस मंडप की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, जो वैश्विक पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व से संबंधित भारत की प्रतिबद्धता दर्शाती है। इस मंडप का उद्देश्य जलवायु कार्रवाई और नेतृत्व, विशेषकर हरित हाइड्रोजन, सौर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत के उल्लेखनीय प्रयासों को प्रदर्शित करना है। जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर चर्चा की जाएगी। पिछले कई सालों से जो कदम उठाए गए हैं उनका परिणाम क्या हुआ, इस पर चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ आने वाले समय में सभी देश एक साथ कैसे चले, ये भी एक प्रमुख मुद्दा होगा COP28 के इस सम्मेलन के लिए। इसका आउटकम किस प्रकार से निकलेगा, एक पूरा एजेंडा उसका तैयार हो जाएगा। और आखिरी दिन चूँकि 12 तारीख तक ये पूरा COP28 का सम्मेलन चलने वाला है, तो उसका एक फाइनल जो आउटकम है वो 12 तारीख को यहाँ पर रखा जाएगा। और किस प्रकार से सभी देशों के लिए जो रोड मैप बनाया गया है उन पर किस प्रकार से उनको कदमताल करना है, ये भी कहा जाएगा। इस समय पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण की समस्या से जूझ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक 2021 और 2022 में वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसका लगभग 90% जीवाश्म ईंधन से आता है। सम्मेलन में जलवायु संकट में कम योगदान देने के बावजूद जलवायु संकट का खामियाजा भुगतने वाले विकासशील और गरीब देशों को आर्थिक समर्थन के मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। शिशिर सेलार के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, दुबई। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत संजय सुधीर ने कहा है कि हम उत्सुकता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई मिशन लॉन्च किए गए हैं जो कि दुनिया के लिए प्रेरणा बन गए हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि प्राइम मिनिस्टर आएंगे, क्या कहेंगे, किस बात का ऐलान करेंगे, क्योंकि हमारी एक ख्याति बन गई है इंडिया की कि इंडिया हैज़ वॉक द टॉक। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने इतने मिशन लॉन्च किए, कॉन्क्रीट आउटकम्स जो हम लाए हैं वो दुनिया आज मानती है उनको, और वो एक प्रेरणा बन चुके हैं दुनिया के लिए। हमारे लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी जी और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद, उनके आपस के रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और COP28 जलवायु को लेकर संयुक्त राष्ट्र की 28वीं सालाना बैठक है। सालाना बैठक में सरकारें इस बात पर चर्चा करती हैं कि जलवायु परिवर्तन को रोकने और भविष्य में इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां की जाएं और पिछली बैठकों में तय किए गए कदमों पर कितना आगे बढ़े हैं COP देश। और इसी पर आधारित आज का हमारा विशेष है COP28 भारत बनेगा विकासशील देशों की आवाज। हमारे विशेष मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नल संजय श्रीवास्तव, चेयरमैन CROPC। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, भारत प्रधानमंत्री के रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने अपनी स्टेटमेंट में भी जिन बातों का संकेत दिया है उसमें साफ दिखाई देता है, अगर पिछले कुछ हम इस तरह के शिखर सम्मेलनों से देखें तो G20 में भी हमने देखा किस तरह से ग्लोबल साउथ की बड़ी आवाज भारत बना है। उससे पहले G20 में भी, और खासकर जलवायु परिवर्तन को लेकर जिन प्रतिबद्धताओं का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने G20 के मंच से, किस तरह से आप देखते हैं भारत जलवायु परिवर्तन में, जहां एक तरफ क्लाइमेट फाइनेंस की बात करेगा तो वहीं वो दूसरे भी बिंदु होंगे जो विकासशील देशों के लिए बहुत ज्यादा अहम हैं। नमस्कार। अगर आप COP28 सम्मेलन को देखें तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आज से नहीं, COP 2015 पेरिस से इसमें भाग ले रहे हैं और इसकी जो प्रोग्रेस है उसको बहुत नज़दीकी से उन्होंने फॉलो किया है और उसके ऊपर एक्शन किया है। उसके इन अनुभवों का, उनके अनुभवों का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान, भारत COP28 में एक ग्लोबल साउथ की आवाज बन के ही नहीं उभरेगा, बल्कि हमारे जो काम किए गए हैं, जिस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन के एडेप्टेशन पे हम लोगों ने, भारत ने एक उदाहरण पेश किया है पूरे दुनिया के लिए। और आपने देखा G20 समिट में जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को एक अलग आयाम देके जोड़ा गया है, तो जो देश हमारे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं उनकी आवाज, ग्लोबल साउथ की आवाज एक उदाहरण, सकारात्मक उदाहरण के साथ भारत बन के निकल रहा है। और आपने देखा COP27 में जो फाइनलाइज हुआ था लॉस एंड डैमेज फंड,
तो जी। क्लाइमेट फाइनेंस हमारा एक बहुत बड़ा एजेंडा है, जिसको प्रधानमंत्री ने जाने से पहले हमें इंडिकेशन दिया है, और इसके ऊपर काफी एक्शन भरी बात होने वाली है। और जहां तक इसके होस्ट कंट्री है, उन्होंने भी कहा है कि कॉप 28 विल नॉट बी अ कॉप ऑफ प्रॉमिसेस, इट विल बी अ कॉप ऑफ एक्शन। तो ये बहुत आशावादी और बहुत डायनामिक लीडरशिप के साथ भारत इस समिट में भाग ले रहा है। जी संजय जी, आपने जिक्र करा पेरिस समझौते का भी, तो अगर पेरिस समझौते से कॉप 28 तक का सफर हम देखें तो आप भारत को किस बदली हुई भूमिका में इस मंच पर देखते हैं? इस बार जब कॉप 28 में प्रधानमंत्री शामिल होंगे तो जहां एक तरफ क्लाइमेट फाइनेंस की तो बात वो करेंगे ही, साथ ही साथ वो उस अडेप्टेशन की बात करेंगे और विकासशील देशों को लेकर जो विकसित देशों का रवैया इस मंच पे रहा है हमेशा से, उसको बदलने में कितना कामयाब भारत होता दिखाई देगा? देखिए, ये कॉप 28 कॉप 2015 के बाद पहला मौका है जब ग्लोबल स्टॉक टेकिंग किया जाएगा और कॉप के प्लान्स की समीक्षा की जाएगी, और इसके बाद एक रोड मैप टू एक्सेलरेट क्लाइमेट एक्शन, जो जलवायु परिवर्तन या जलवायु के प्रति हम एक्शन ले रहे हैं उसको कैसे बढ़ाने का एक रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही दूरगामी समिट शामिल होने वाला है, और इसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री की जो का नेतृत्व है और उनका अनुभव विकासशील देशों के लिए काफी उदाहरण रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान ने, जहां तक जलवायु परिवर्तन की बात है, कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हमारे जो क्लाइमेट एडेप्टेशन है, लाइफ मिशन है, रिन्यूएबल एनर्जी है, हमारी जो कमिटमेंट थी उससे ज्यादा हमने काम किया है। आज अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, हमारे देश में ऐसा कोई भी डिजास्टर नहीं है जिसकी अर्ली वार्निंग नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों ने और इनिशिएटिव लिए हैं इस समिट में भी, जो हमारे मुख्य 3 साइड इवेंट्स हैं, ग्रीन क्रेडिट जो संयुक्त अरब अमीरात के साथ हम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जिसपे विकासशील देशों को हम एक उदाहरण के साथ आगे ले जाने का काम करेंगे। लीड आईटी स्वीडन के साथ जो हम कर रहे हैं, इसमें कॉरपोरेट सेक्टर से जिस तरीके से हम ग्रीन हाउस गैस एमिशन और हम ईएसजी की कंप्लायंस को आगे लेके जाएंगे, उस पर बात करेंगे। क्लाइमेट फाइनेंस, किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी, किस देश के लोकल रिसोर्सेज के साथ हम काम कर सकते हैं, और इन सबों के लिए सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट है क्लाइमेट फाइनेंस। आपने देखा विकासशील देश, विकसित देशों ने कमिटमेंट तो किया है, लेकिन मैंडेटेड कंट्रीब्यूशन की जगह आज वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की बात अमेरिका कर रहा है। इस पे एक ब्रेक थ्रू होना जरूरी है, और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री का विश्व में एक ऑरा है, एक रुतबा है, उनकी जो नेगोशिएशन की स्ट्रेंथ है, उससे मैं समझता हूँ विकासशील देशों के लिए एक निश्चित फाइनेंशियल कमिटमेंट आने की उम्मीद है। तो ये लोगों के साथ पूरे देश, तो ग्लोबल साउथ है, आज मोदी जी की ओर देख रहा है कि किस तरीके से कॉप 28 आगे बढ़ता है। जी हाँ, जहां एक तरफ आपने कहा कि क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ होना है, साथ ही साथ हानि और लाभ को भी देखना है, उसी के साथ जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं संजय जी, क्या आपको लगता है जवाबदेही भी तय करनी जरूरी है? और ये भी भारत जब अपनी बातों को रखेगा तो ये उसमें एक मुख्य बिंदु होगा कि 2025 तक अभी तक जो संकल्प, जो प्रतिबद्धताएं की जाती हैं इस मंच से, वो कहां तक पूरी हो रही हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट इसी समिट का जो एक एजेंडा है वो एग्रीइंग फॉर द पेरिस एग्रीमेंट ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन GGA। तो ये सारे देशों को ये कमिटमेंट देनी होगी एक समय सीमा के साथ कि वो क्या एक्शन कर रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। एनर्जी ट्रांजिशन, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे भारत ने कई कदम उठाए हैं, तो ये उदाहरण के साथ हम एनर्जी ट्रांजिशन, फूड सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ एडेप्टेशन और हमारे अन्य कई जो एनवायरमेंटल मिशंस हैं, इसके अलावा हम लोग जो समुद्र मंथन कर रहे हैं, तो एक कंप्लीट जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अर्थव्यवस्था और जो ग्लोबल साउथ है, इसको किस तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट और एक सकारात्मक स्ट्रैटेजी के साथ योजनाबद्ध तरीके से कमिटमेंट्स सबकी ले जा रही है। तो ये लीडरशिप समिट है और एक ये जो कॉप ऑफ एक्शन कहा गया है, तो यहाँ लोगों को कमिटमेंट देनी होगी और उनके टारगेट्स बिल्कुल स्केलेबल तरीके से फिक्स होने की उम्मीद है।
जी हाँ, ये उम्मीद करते हैं कि COP28 अन्य जो तमाम सम्मेलन हुए उससे थोड़ा अलग दिखाई देगा। और हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लाइफ का एक तरह से एक मंत्र दिया था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उसी के साथ ग्लासगो में 2021 में जब उन्होंने COP26 में कहा था कि पंचामृत मंत्र पर काम करने की जरूरत है, जलवायु परिवर्तन को लेकर तेजी से काम करने की जरूरत है, विकासशील देशों पे जो बोझ डाला जा रहा है उस बोझ को क्लाइमेट फाइनेंस के तहत विकसित देशों को लेने की आज की तारीख में जरूरत है, तभी शायद हम 1.5 के उस टारगेट को भी अचीव कर पाएंगे जिसका रास्ता हर दिन सकरा होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बात करने के लिए COP28 के भारत के एजेंडे और चुनौतियों पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, न्यूज नाइट में। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प, विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करे शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूं? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को रोजगार मेले के तहत 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किए। वर्चुअल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। रोजगार मेला देश भर के 37 स्थानों पर आयोजित किया गया। नियमित रूप से आयोजित हो रहे ये रोजगार मेले रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले समाज के एक बड़े वर्ग को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया था। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने वंचितों को वरीयता मंत्र को सामने रखकर काम किया है। पीएम ने कहा कि इसके परिणाम आज सबके सामने हैं। ब्यूरोक्रेसी वही है, लोग वही हैं, फाइलें वही हैं, काम करने वाले भी वही है, तरीका भी वही है। लेकिन जब सरकार ने देश के गरीब को, देश के मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी तो सारी स्थितियां बदलने लगी। बहुत तेज गति से एक के बाद एक कार्यशैली भी बदलने लगी, कार्य पद्धति बदलने लगी, जिम्मेवारियां तय होने लगी और जन सामान्य की भलाई के पॉजिटिव रिजल्ट सामने आने लगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 5 वर्षों में देश के 13 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। पीएम ने रोजगार के नए अवसरों का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने वर्षों से अटकी पड़ी बहुत सी योजनाओं को पूरा किया है। वर्षों से अटकी भटकी लटकी परियोजनाओं को खोज करके मिशन मोड पर पूरा कराया जा रहा है। आधी अधूरी परियोजनाएं ईमानदार जो देश के हमारे टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे तो बर्बाद करती हैं, लागत भी बढ़ जाती है और जो उसका लाभ मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलता है। ये हमारे टैक्स पेयर्स के साथ भी बहुत बड़ी नाइंसाफी है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने लाखों करोड़ के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा करके उन्हें तेजी से पूरा करवाने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की है, सफलता पाई है। इससे भी देश के कोने कोने में रोजगार के अनेक नए अवसर बने हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए 1658 करोड़ रुपए की रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष की रिकवरी और रिकंस्ट्रक्शन विंडो से 1079 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार राहत के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से 126 करोड़ रुपए और राज्य के बजट से 451 करोड़ रुपए प्रदान करेगी, जिसमें पुनर्वास के लिए 51 करोड़ रुपए भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है। उत्तराखंड का जोशीमठ भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ है और केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक तकनीकी और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और एनडीएमए के मार्गदर्शन में सभी तकनीकी एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई कर जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद की है। जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना को 3 वर्षों में लागू किया जाएगा। इसके बाद जोशीमठ पारिस्थितिकी स्थिरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण बनकर उभरेगा। भारत ने सशस्त्र बलों की समग्र लड़ाकू क्षमता को बढ़ावा देने के लिए आज कई बड़े फैसले किए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई रक्षा अधिग्रहण परिषद की अहम बैठक के दौरान 2.23 लाख करोड़ रुपए के कई प्रस्तावों को प्रारंभिक मंजूरी दी गई, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 58% खरीद घरेलू उद्योगों से की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक डीएसी ने भारतीय वायुसेना के लिए
97 तेजस हल्के लड़ाकू विमानों के अतिरिक्त बैच की खरीद को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा लगभग 156 प्रचंड हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना के 84 सुखोई 30 लड़ाकू विमान उन्नयन कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझकर इन्वेस्ट कर। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। नमस्ते मास्टर जी। अरे करुण, तुम शहर से कब वापस आए? परसों आया मास्टर जी, माँ का बार बार फोन। अच्छा गिरधर, तुमने जो जानकारी दी उससे मेरे बेटे का काफी भला हुआ। थैंक यू सर। यार गिरी, तो पॉपुलर बन गया तू। पॉपुलर नहीं यार, डिस्ट्रीब्यूटर बन गया म्यूचुअल फंड्स का। मैं इन सभी की मदद करता हूँ, उनका भला होता है तो वो दुआ देते हैं। वाह यार, अगर आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो चाहिए mfd-शुरू.com पर। तो करें शुरू। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत वर्चुअल मोड में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र को भी लॉन्च किया गया। ड्रोन केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन मुहैया कराएगा ताकि वे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आजीविका कमा सकें। देश में जातिगत जनगणना को लेकर उठ रही मांगों के बीच पीएम मोदी ने कहा कि मेरे लिए सबसे बड़ी जाति है गरीब, युवा, महिलाएं और किसान। महिला नेतृत्व में विकास की दिशा में एक और बड़ी पहल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया। पीएम इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शरीक हुए। ये पहल महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगी ताकि वो इस तकनीक का उपयोग आजीविका सहायता के लिए कर सकें। इसके लिए अगले 3 वर्षों में 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। ये पहल कृषि में प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करेगी। पीएम ने लाल किले से देश की ग्रामीण बहनों को ड्रोन दीदी बनाने की घोषणा की थी। पीएम ने इस कार्यक्रम को ड्रोन दीदी को नमन करने का अवसर बताते हुए इस पहल को नमो ड्रोन दीदी का नाम दिया। ये नमो ड्रोन दीदी, ताकि हर गांव ड्रोन दीदी को नमस्ते करता रहे, हर गांव ड्रोन दीदी को नमन करता रहे, ऐसा वातावरण मुझे बनाना है। इसलिए मैंने योजना का नाम भी मेरे कुछ लोगों ने सुझाया है, नमो ड्रोन दीदी। अगर गांव जैसे कहेगा नमो ड्रोन दीदी, तब तो हमारी हर दीदी का मान सम्मान बढ़ जाएगा। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में रहने वाली ड्रोन दीदी योजना की एक लाभार्थी से बातचीत भी की। पीएम ने उनके अनुभव सुने। अच्छा, ये गांव में अगर आपने ड्रोन उड़ाया तो लोग तो कहेंगे रावण अम्मा आप तो जादूगर हो गई है। गांव वाले देखने आते हैं कि जब आप उड़ाती है तो आते हैं सर। आप जैसी बहनों ने साबित कर दिया कि ड्रोन कृषि में तकनीक के दायरे आगे बढ़कर महिला सशक्तिकरण का भी एक सिंबल बनकर उभरेगा। आप सभी पूरे देश के लिए प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स देवघर में देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। साथ ही पीएम ने देश में जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के कार्यक्रम की भी शुरुआत की। सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने की ये पहल आम लोगों के बहुत काम आ रही है। पीएम से संवाद के दौरान एक लाभार्थी ने
केंद्र सरकार की इस पहल से मिली मदद के बारे में बताया। अब पहले सर 12-13 हजार रुपया खर्च हो जाता था महीने में, अब जो है तो 3,000 से 3,500 के अंदर हमारी सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। आपका पैसा बचत हुआ है, तो क्या ये बात आपने और लोगों को भी बताई क्या कि इससे कितना लाभ होता है और आपको दवाइयाँ अच्छी मिली, बीमारी में भी सुविधा हुई? तो ये सेवा का काम औरों से किया क्या आपने? जितने भी हमारे सगा संबंधी हैं, जितने भी मित्र कुटुंब हैं, जितने भी और हमसे जुड़े हुए आदमी हैं, सबों को हमने इस बात की जानकारी दी है। पीएम मोदी ने देश के हर गरीब का जीवन बेहतर बनाने को अपनी प्रतिबद्धता बताया। पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों के उत्थान से ही देश विकसित होगा। इस देश का कोई भी गरीब, चाहे वो जन्म से कुछ भी हो, मुझे उसका जीवन स्तर सुधारना है, उसे गरीबी से बाहर निकालना है। इस देश का कोई भी युवा, चाहे भी उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसके लिए रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर देने हैं। इस देश की कोई भी महिला, चाहे उसकी जाति कोई भी हो, कुछ भी हो, मुझे उसे सशक्त करना है, उसके जीवन से मुश्किलें कम करनी है, उसके सपने जो दबे पड़े हैं ना, उन सपनों को पंख देनी है, संकल्प से भरना है और सिद्धि तक उसके साथ रह करके मैं उसके सपने पूरे करना चाहता हूं। इस देश का कोई भी किसान, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, मुझे उसकी आय बढ़ानी है, मुझे उसका सामर्थ्य बढ़ाना है, मुझे उसकी खेती को आधुनिक बनानी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ रहे लोगों से भी संवाद किया। जम्मू जिले की महिला किसान और रंगपुर गांव की सरपंच बलवीर कौर से संवाद के दौरान पीएम ने कहा कि इस पहल का लक्ष्य जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक ले जाना है। बॉर्डर पे बैठे हैं, कभी झूठ नहीं बोलते, और बॉर्डर पे बैठ के दिल्ली वाला फील आ रहा है सर। पहले बहुत डर लगता था, आज की डेट में हम लोग इतने निश्चिंत हैं कि हमें लगता है जैसे आप हमारे पास बॉर्डर पे पहुंच गए, हमारे लिए भगवान धरती पे आ गए। देखिए, हमारे देश में बॉर्डर वाले नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोग झूठ नहीं बोलते हैं। सच बोलने का स्वभाव हमारे देश के स्वभाव में है। जो कुछ गलत रास्ते पर चले गए, उतने ही लोग हैं वो झूठ बोलते रहते हैं, फालतू चीजें बोलते रहते हैं। देश के आमजन का जीवन आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर कदम उठाए हैं। इन योजनाओं का लाभ देश भर के गरीबों को मिल रहा है। इसीलिए गांव-गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए बेमिसाल उत्साह देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में हो रहे बड़े बदलाव पर ही आधारित आज का हमारा विशेष है, हर देशवासी के विकास की गारंटी। चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नुपुर तिवारी, चेयर प्रोफेसर डॉक्टर अंबेडकर चेयर इन सोशल जस्टिस NTRI। डॉक्टर नुपुर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नुपुर, बहुत से आंकड़े ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि महिलाओं, युवाओं, गरीब और किसान, ये चार वो एक तरह से भारत के स्तंभ हैं जिन पर टिका है विकसित भारत की ये पूरी यात्रा। या भारत अगर विकसित भारत कहलाता है तो ये चार जो स्तंभ हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किस तरह से आप देखती हैं आज की तारीख में, जब विश्व के तमाम उन आंकड़ों को हम देखते हैं, तो भारत में महिलाओं के आज राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बदलाव को? आपने बहुत ही अच्छा और मैं बोलूँगी महिलाओं के लिए एक प्रोग्रेसिव क्वेश्चन किया है। आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा भी कि आज 4 जातियां हैं। इस जाति को मैं महिला, किसान, युवा और गरीब को मैं मानता हूँ। यही 4 जाति जो हैं जिनका प्रोग्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के विजन से और इनके डायरेक्शन से बहुत सारी चीज़ें महिलाओं के लिए की गई। आप एक
अभी के समय में आप आंकड़ा अगर देखते हैं, आप रिजर्वेशन जो एक्ट की भी बात करें, ये अपने आप में इतना ही बड़ा और प्रोग्रेसिव स्टेप रहा है जिसमें महिलाओं को एक डिसीजन मेकिंग पावर मिला है एक बहुत ही ऊंचे स्तर पर, पार्लियामेंट के लेवल पर, जिसमें वो अपनी लीडरशिप क्वालिटीज दिखा पाएंगी और एक बहुत ही जो जिसे कहते हैं विमेन लेड डेवलपमेंट की बात जो आप करते हैं, इसको ये पूरी तरह से साझा रूप में ये कर पाएंगी। आप पंचायत के लेवल पर जाएं तो 1 मिलियन जो इलेक्टेड वुमेन से भी ज़्यादा इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और सारे को एक साथ देखा जाए तो 54% इलेक्टेड वुमेन जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव ये लोकल लेवल पर हैं। तो ग्रास रूट लेवल पर भी इनकी तादाद इतनी बड़ी है जो कि आप पूरे देश पूरे ये वर्ल्ड को एक साथ ले लें तो शायद इतने ज़्यादा नंबर में महिलाएं कहीं भी रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा क्रिटिकल मास्क है और महिला से रिलेटेड संबंधी जितने भी इशू हैं और महिलाओं के द्वारा ही ये डेवलपमेंट खुद ही ये प्लानिंग कर रही हैं और इसको लेकर के आगे बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एक साथ महिलाओं का इतना बड़ा वॉइस जब सामने में आ रहा है तो वुमेन लेड डेवलपमेंट जितनी भी इनिशिएटिव्स ली गई हैं काफी साक्षर रूप में ये सामने आ रहा है। जी डॉक्टर नुपुर, ये कहा जाता था कि विकास की यात्रा में भारत का वो हिस्सा जो ग्रामीण भारत में बसता है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता है, लेकिन क्या आप ये मानती हैं या इसे किस तरह से एसेस करती हैं जब आप प्रधानमंत्री जनधन योजना के आंकड़ों को देखती हैं और उसमें पाती हैं कि 56% महिलाओं के खाते रहे, जब मुद्रा योजना हम देखते हैं तो उसमें 68% महिलाओं के खाते हैं, और इसी तरह से अगर हम सेना में बात करें तो महिला अधिकारियों के कमीशन को मंजूरी दी गई। तमाम इस तरह की जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें क्या आप ये मानती हैं कि महिलाएं आज की तारीख में 21वीं सदी में जब भारत एक बड़ी छलांग लगाने की बात करता है तो उनकी भागीदारी हिस्सेदारी तो ज़रूरी है, साथ ही साथ जिस तरह से ड्रोन दीदी की भी बात हुई है तो ग्रामीण महिलाओं को तकनीक के साथ जोड़ते हुए नए क्षेत्रों में उनके एक तरह से उनके नेतृत्व को और ज़्यादा जगह देना। जी ज़रूर, ये महिलाओं का योगदान हमेशा से रहा है और लेकिन काफ़ी दबी आवाज़ में ये रहा है या उसको उभारा नहीं गया है या वो आंकड़ों में से लाया नहीं गया है। जैसे कि आप नोबेल प्राइज लॉरेट जो हैं प्रोफेसर क्लॉडिया, इन्होंने अपने खोज में भी ये निकाला है कि जितनी भी आप डेटा सेट आई हैं उसमें काफ़ी उन्होंने उनके खोज के हिसाब से और उनके एम्पिरिकल डेटा के हिसाब से इरेन्युअस पाया गया है। उसमें विमेन की जो कंट्रीब्यूशन रही है, उनकी जो जितनी भी योगदान रही है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की, उसको ढंग से दिखाया नहीं गया, डेटा सेट में लाया नहीं गया। जैसे एक महिला अपने खेत में उतना ही योगदान देती है जितना एक पुरुष दे रहा है या महिला, लेकिन उसका कहीं भी फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की बात नहीं मानी जाती है। एक महिला अगर कहीं अपने किसी तरह की क्राफ्ट है, उनकी हैंडीक्राफ्ट है, इस तरह की कुछ छोटी कोई ये है उनके तरफ से कुछ चलाया जा रहा है, उसमें जितना कंट्रीब्यूशन है वो हर चीज़ में दे रही है, उसका कहीं पर भी आंकड़ा नहीं है। तो इस तरह से देखें तो आंकड़ों की कमी अभी तक थी, उसको कहीं भी इंडोर्स नहीं किया जाता था या फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो उसको माना जाता है कभी माना नहीं जाता था। लेकिन अभी के समय में इन सब मुद्दों को काफी उठाया जा रहा है और सिर्फ ये एक नोबेल लॉरिएट ने कहा इसलिए या एम्पेरिकली इसे फाइंड आउट किया है सिर्फ यही सही नहीं है, लेकिन आम जिंदगी में आप देखें तो इस महिलाओं का बहुत ही बड़ा योगदान है। ये सिर्फ एक ये घर के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए है। और आज की आप बात करें जो नमो ड्रोन दीदी की बात है, ये 15,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को 15,000 ड्रोन दिया जा रहा है। ये इतनी बड़ी एक उपलब्धि होगी जिसमें टेक्निकल जो उसको इंक्लूजन ऑफ वुमेन आप कहेंगे, टेक्नोलॉजी में वुमेन को इंक्लूड किया जाएगा ताकि वो अपनी खेती एक टेक्नोलॉजी के तहत से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत से देख पाए और उसको संभाल पाए और जितनी भी आगे बढ़ पाए इस टेक्नोलॉजी को यूज के। यहाँ तक कहा गया है कि अतिरिक्त आय महिलाओं की साल में 1 लाख रुपए तक भी इसके तहत हो सकती है। जी, तो डॉक्टर नुपुर, लगातार इन कोशिशों के तहत ही युवाओं और किसानों को भी एक तरह से
प्रोत्साहित ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि उस पूरी सोच को एक बदला गया है, जिसमें युवाओं के लिए कई बड़े अवसर मुहैया कराए गए हैं। रोजगार मेला एक हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आज ही 51,000 नियुक्ति पत्र भी वितरित किए प्रधानमंत्री ने। तो रोजगार मेला भी युवाओं में एक बड़ा भरोसा जगाता है। साथ ही साथ किसानों को लेकर भी मौजूदा सरकार ने जो काम किए, तो किस तरह की बड़ी तब्दीली आप भारत में देखती हैं? देखिए, भारत को कहा ही गया है कि अभी जितनी भारत एक युवाओं से भरा हुआ है, सबसे ज्यादा जो नंबर में है वो यूथ है। और जितनी भी इनिशिएटिव्स भारत सरकार ले रही है युवाओं के लिए, एक ये नौकरी की बात है या उन्हें फेलोशिप दी जा रही है। जैसे आप ट्राइबल में देखिए कितनी सारी फेलोशिप दी जा रही हैं इनको आगे लाने के लिए। एक NFST स्कॉलरशिप कहा जाता है जिसमें इन्हें PhD करने के लिए दिया जाता है, या नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप कहा जाता है जब इन्होंने PhD कर ली तो हायर एजुकेशन में है। और ये बहुत ही अलग है जो नॉर्मल फेलोशिप है उससे। तो अलग ये सारी चीजें जो बनी हुई हैं युवाओं के लिए हैं, ताकि युवाओं को नौकरी के साथ साथ काफी एजुकेशन और हायर एजुकेशन में भी आगे लाया जाए, और इनकी काफी इम्पोर्टेंस दी गई है। तो ये सरकार में युवाओं को काफी बड़ा महत्व दिया गया है। साथ में कृषि को भी बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि जितने गरीब हैं वो काफी हद तक कृषि से जुड़े हुए हैं। और आज की जो पहलू है, और साथ में हेल्थ की बात जो माननीय प्रधानमंत्री ने बताई है कि काफी सस्ते कम आयात में आपको अच्छा एक हेल्थ जो है वो कवरेज हो सकता है। क्या डॉक्टर नूपुर आप मानती हैं एक होलिस्टिक अप्रोच जो है, क्योंकि कोई योजना किसी एक वर्ग विशेष तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे समाज में एक बड़ी तब्दीली करती है, और क्या आप मानती हैं कि ये तमाम योजनाएं एक साथ मिलकर एक बड़ा बदलाव दिखा है, जिसकी वजह से 13 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं लोग? अगर हम कोविड के दौरान भी देखें जिस तरह की योजनाएं रही लोगों को सहायता करने की, तब से लेकर अभी तक किस तरह से, जब हम भारत एक ऐसा देश जो आने वाले समय में बहुत क्षेत्रों में लीड करने वाला है, आप किस तरह से देखती हैं अगले 20 साल के भारत के इस सफर को आज की प्रगति के साथ? देखिए, ये शुरुआत जब इतनी अच्छी हो रही है तो आगे जाकर के इसका काफी अच्छा, जिसे आप कह सकते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट और काफी हद तक सस्टेन डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं। जी डॉक्टर नूपुर, हमारे पास समय कम है। अभी तक की जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नूपुर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास विषय पर। न्यूज नाइट में आज अभी बस इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। कांग्रेट्स यार। राज, तू क्या करेगी? आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनूंगी। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, स्कोप क्या है इसमें? MFD में स्कोप अनलिमिटेड है। शुरुआत के सालों में मैं जितनी मेहनत करूंगी, जितने कस्टमर्स बनाऊंगी, उतना ही फ्यूचर में मेरा भला होगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे, mfdkarenshuru.com पर। तो करें शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, सस्ती दवाई, अच्छी दवाई, कम से कम 75% डिस्काउंट। अब तक जरूरतमंदों के 23,000 करोड़ रुपए बचे। हमारा संकल्प विकसित भारत। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। सिर्फ 4 दीवारों का मतलब घर नहीं होता। घर तो अपनों से बनता है, अपनों के सपनों से बनता है। हम तो बस आपका साथ निभाते हैं। आप ही तो हैं जो मकान को घर बनाते हैं। SBI होम लोन्स, मकान को घर बनाने के सफर में हमेशा आपका हमसफर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और तेलंगाना के साथ ही 5 राज्यों में मतदान के खत्म होने के बाद गुरुवार शाम एग्जिट पोल के परिणाम भी आ गए। बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। विभिन्न एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त दिख रही है, तो वहीं कांग्रेस की सत्ता संघर्ष में काफी करीब है। न्यूज 24 टुडे चाणक्य ने भाजपा को 151 सीटें दिखाई हैं, वहीं कांग्रेस को 74 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। ये मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल है। 230 सीटों की विधानसभा में जी न्यूज बताता है कि 106 से 116 सीटें भाजपा के खाते में आती दिख रही हैं। ये संभावित नतीजे हैं, ये एग्जिट पोल हैं, ये वोटिंग के बाद के अभी तक के जो सर्वे होता है उस पर आधारित हैं। कांग्रेस का 111 से 121 बताया गया है और ये राजस्थान के ये आप आंकड़े इस समय देख रहे हैं। राजस्थान की 200 सीटों में से 199 पर चुनाव हुए हैं। विभिन्न एग्जिट पोल में भाजपा को बढ़त दिखाई गई है, तो वहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आंकड़े बहुत साफ हैं। 200 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 100 से 110, अगर हम एवरेज सीट देखें तो 100 से 110, 108 के बीच में सारी सीटें हैं। बस टाइम्स नाउ दिखाता है कि 108 से 128 संभावित सीटों का आंकड़ा दिखा रहा है। वहीं न्यूज 18 भी 100 से 122 सीटें दिखा रहा है। कांग्रेस को 90 से 100 के बीच में सीमित रख रहा है, तो कुछ एक तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं कि 86 से 100 सीटें भी हो सकती हैं। और अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की, तो विभिन्न एग्जिट पोल में कांग्रेस को फिर से सत्ता के नजदीक दिखा रहे हैं ये नंबर्स, और ये नंबर्स बताते हैं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में भी करीब आप मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 35 से 45 सीट पे, और एवरेज अगर हम माने इसको तो 36 से 48 के बीच में भारतीय जनता पार्टी की संभावित सीटों का एग्जिट पोल दिखा रही हैं तमाम एजेंसियां। कांग्रेस को 40 से 45 के बीच में, और वहीं अन्य के खाते में। इसी के साथ अगर हम बात करें तेलंगाना विधानसभा की, तो तेलंगाना में भी विभिन्न एग्जिट पोल राज्य में सत्ता परिवर्तन के संकेत दे रहे हैं। एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस को सत्ता मिल सकती है, तो बीआरएस उससे थोड़ा पीछे नजर आ रही है। तेलंगाना की 119 सीटों में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रही हैं, तो वहीं 71 सीटें बीआरएस को दिखाई दे रही हैं। मिजोरम विधानसभा के लिए भी आए विभिन्न एग्जिट पोल में एमएनएफ को सबसे ज्यादा सीटें मिल रही हैं। इन संभावित सीटों में एमएनएफ 14 से 18 से 15 से 21 के बीच में है, तो कांग्रेस को 8 से 10 और 2 से 8 के बीच में, तो एवरेज सीटें 8 संभावित दिखाई दे रही हैं। तो ये थे मिजोरम के एग्जिट पोल के कुछ आंकड़े जो तमाम एजेंसियों ने जारी किए हैं। और आइए बढ़ते हैं आगे। सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए घरेलू सकल उत्पाद जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक जुलाई से सितंबर अवधि में देश की विकास दर 7.6% रही, जो बीते साल इसी अवधि में 6.2% के स्तर पर थी। गौरतलब है कि इस वर्ष की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में शानदार 7.8% से विकास दर्ज किया गया है। आरबीआई ने दूसरी तिमाही के लिए सिर्फ 6.5% की विकास दर का अनुमान जताया था, जबकि दूसरी एजेंसियों का अनुमान 6.5% से 7.2% के बीच था। लेकिन सभी अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दूसरी तिमाही के आंकड़े उम्मीद से बढ़कर साबित हुए हैं। इस तिमाही का स्टार परफॉर्मेंस रहा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें करीब 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 13% और पानी और बिजली के सप्लाई में 10% से ज्यादा का विकास दर्ज किया गया है। खनन क्षेत्र में भी 10% से ज्यादा की दर से विकास दर्ज किया गया है, जबकि सीमेंट, स्टील और कोयले के उत्पादन में शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश के आयात निर्यात में भी इस दौरान काफी बढ़ोतरी हुई। अच्छी खबर यह है कि सरकार की ओर से होने वाले बुनियादी ढांचे पर खर्च में दूसरी तिमाही में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो देश की अर्थव्यवस्था की प्रगति की बुनियाद है। प्रधानमंत्री ने सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि को लेकर
एक्स पर लिखा है कि दूसरी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में वृद्धि वैश्विक स्तर पर कठिन समय के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और ताकत को दर्शाती है। हम अधिक अवसर पैदा करने, गरीबी का तेजी से उन्मूलन करने, लोगों के लिए जीवन को सुगम बनाने के लिए और तेज गति से विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। देश की अन्य बड़ी खबरों के साथ आपको हम छोड़े जा रहे हैं। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ज्ञानवापी मामले में स्टडी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए एएसआई को 10 दिन का और समय दिया गया है। एएसआई ने रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 21 दिन का समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई के बाद 10 दिन का ही समय दिया है। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में कथित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक और 2 पार्षदों समेत टीएमसी के कई नेताओं के आवासों पर छापेमारी की। बता दें, शिक्षा भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय के बाहर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि दिल्ली में एसटीपी प्लांट बनाने के नाम पर दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में श्रीनगर में 6 जगहों पर छापेमारी की है। सूत्रों ने बताया कि छापेमारी फर्जी रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की धोखाधड़ी से जुड़े मामले में की जा रही है। पंजाब में पूर्व की कांग्रेस के दौरान हुए वन विभाग के पेड़ कटाई के मामले को लेकर ईडी का एक्शन जारी है। एक दिन में ही कांग्रेस सरकार के 2 पूर्व कैबिनेट मंत्रियों के घर पर रेड हुई। पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत के बाद मंत्री संगत सिंह गिलजिया के घर पर ईडी की रेड जारी है। उच्चतम न्यायालय ने कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर डॉक्टर गोपीनाथ रविंद्रन की पुनर्नियुक्ति गुरुवार को रद्द कर दी। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने डॉक्टर रविंद्रन की पुनर्नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं की समीक्षा के बाद यह फैसला सुनाया। जम्मू कश्मीर में लोग कड़ाके की ठंड का सामना कर रहे हैं। पुंछ, जोजिला, सोनमर्ग और गुलमर्ग सहित कई क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। इससे कश्मीर में तापमान में भारी गिरावट आई है। इस बीच कुपवाड़ा के करना, केरन और माछिल सड़कें, बांदीपुरा, गुरेज और मुगल रोड कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली सड़क लिंक बर्फबारी के कारण बंद कर दी गई है।